नमस्कार बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम्स में 4 से 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों की तैयारी अच्छी प्रकार से ज़रूर कर लेना। तो यहाँ हमने पहला प्रश्न लिया है कि लोहे की एक गेंद की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और इसे पिघलाकर 3 छोटी गेंदें बनाई गई हैं, जिनमें से 2 की त्रिज्याएँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। तो हमें तीसरी गेंद की त्रिज्या यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो जो गेंद हमारी पिघलाई गई है बच्चों, उसकी हमने कैपिटल आर मान ली, जो कि 9 सेंटीमीटर है। बाकी जो तीनों गेंदों की त्रिज्या हमने R1, R2 और R3 यहाँ पर मान ली। तो R3 हमें ज्ञात करना है, यानी कि तीसरी गेंद की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। अब जो हमारी गेंद पिघलाई गई है बच्चों, तो उस गेंद का जो आयतन होगा उन तीनों गेंदों के आयतनों के योग के बराबर होगा, जो कि इस बड़ी गेंद को पिघलाकर बनाई गई हैं। यही आपको ध्यान रखना है, यही कंसेप्ट है कि जिस गेंद को पिघलाया गया है उसका आयतन 3 गेंद बनाई गई हैं या 4 बनाई गई हैं, उन सभी गेंदों के आयतनों के योग के बराबर होगा। अब इस गेंद क्या होती है? गेंद है गोले के आकार की, तो इसका आयतन होगा 4/3 पाई R3, यानी कि कैपिटल आर, क्योंकि इसकी त्रिज्या हमने कैपिटल आर मानी है। तो पहली गेंद का आयतन होगा 4/3 पाई R1 की क्यूब और दूसरी का होगा 4/3 पाई R2 की क्यूब और तीसरी गेंद का आयतन होगा 4/3 पाई R3 की क्यूब। ठीक है, इस तरीका से होगा, या 4/3 पाई R की क्यूब बराबर। अब यहाँ पर देखिए 4/3 पाई यहाँ भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम 4/3 पाई जो है यहाँ पर क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा हमारे पास R1 की क्यूब और यहाँ R2 की क्यूब और इसमें बच जाएगा R3 की क्यूब। ठीक है, अब 4/3 पाई से आप 4/3 पाई यहाँ पर कैंसिल कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पर बचा R3 की क्यूब बराबर यहाँ R1 की क्यूब और ये R2 की क्यूब और ये हो गया R3 की क्यूब। अब इन सभी के आप मान रख दीजिए। अब कैपिटल आर यानी बड़ी गेंद की त्रिज्या हमें 9 दी थी, तो यहाँ 9 की क्यूब हो जाएगा बराबर R1 कितनी है? 8 है, तो 8 की क्यूब और ये R2 6 है, तो 6 की क्यूब और ये R3 हमें ज्ञात करना है। तो ये ऐसे ही हो जाएगा। इसे ही बस आप सॉल्व करते चलिए। 9 की क्यूब का मतलब होता है 9 का घन, यानी कि 729। ठीक है, और 8 का घन होता है 512, यानी कि क्यूब, और 6 होता है 216 प्लस R3 की क्यूब। अब देखिए 729 बराबर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 728 प्लस R3 की क्यूब। अब आप इसको इधर ले आइए, तो 729 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 728 बराबर R3 की क्यूब, या R3 की क्यूब बराबर, इसमें से माइनस हो गया तो यहाँ 1 बचेगा। अब R की 3 का मान हमारे पास कितना है? 1 है क्यूब का। अगर हम R का मान निकालेंगे तो क्या होगा? 1 का क्यूब रूट, यानी कि घनमूल हम ले लेंगे। अगर यहाँ पे R² होता, R का मान निकालेंगे तो वर्गमूल, और क्यूब है R का मान निकाल रहे हैं तो आप लेंगे घनमूल, और 1 का जो घनमूल होता है वो हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, तो इसलिए अब तीसरी गेंद की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, यानी कि तीसरी गेंद की त्रिज्या बराबर होगी 1 सेंटीमीटर। हमें व्यास पूछता तो व्यास इसका डबल हो जाता। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में 4 से 6 नंबर में ही पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न की तैयारी भी आप अच्छी प्रकार से ज़रूर कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में, यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है 3:4,
यदि इसका आयतन 301.44 घन सेंटीमीटर है तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 दिया है, तो हम इसकी त्रिज्या मान लेंगे, त्रिज्या 3x मान लेंगे और ऊंचाई h को मान लेंगे यहाँ पर 4x। तो ये इसकी त्रिज्या और ऊंचाई हमने मान ली। आपको ध्यान रखना है, त्रिज्या पहले है तो त्रिज्या आपको 3x मानना है और ऊंचाई बाद में है, तो ये जो 4 है तो आपको 4x। x की जगह पर आप कुछ और भी ले सकते हैं। अब शंकु का आयतन हमें 301.44 घन सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो ये हो जाएगा 301.44 घन सेंटीमीटर। तो 1/3 पाई का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3.14 हमें यहाँ पर लेना है। ठीक है, पाई का मान देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, उसमें पहले लिखा नहीं था। तो 1/3 पाई 3.14, आर हमने कितना लिया है 3x, तो 3x का स्क्वायर इंटू एच हमारे पास है 4x बराबर 301.44। इसे ये बस सॉल्व कर दीजिए। देखिए 1/3 गुणा 3.14 गुणा इसका वर्ग करेंगे तो ये होगा 9x स्क्वायर और इंटू 4x बराबर 301.44। 3 से हम इसे कैंसिल कर लेंगे, कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। अब देखिए 4 गुणा 3 12 हो जाएगा, 3.14 गुणा 12 x की पावर 2 और एक यहाँ पर 3 हो जाएगी बराबर 301.44 या x की क्यूब यानी x की पावर 3 बराबर, यहाँ जो भी संख्या गुणा में तो इधर आ जाएंगी किसके रूप में, भाग के रूप में आ जाएंगी यानी कि बटे के रूप में। तो ये हो जाएगा 3.14 गुणा 12। दशमलव के बाद देखिए यहाँ पर भी 2 अंक है और यहाँ पर भी 2 अंक है, तो दशमलव से दशमलव ये हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास अब बच जाएगा, ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 314 गुणा 12। ठीक है, 314 गुणा 12 हो जाएगा। अब 12 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 12 से हो जाएगा कितनी बार, ये 2 5 1 2 2512 बार ये कैंसिल हो जाएगा। अब 314 से हम इसको भी कर सकते हैं, तो ये सीधा हो जाएगा 8 बार। ठीक है, आप भाग दे के देख लेना, वो 8 बार कैंसिल हो जाएगा। तो x की घात 3 का मान हमारे पास हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। तो हम x का मान जब निकालेंगे, जब क्यूब का मान ये 8 है, तो यहाँ पर x का मान जो हो जाएगा, इसका क्या लेना है हमें, घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकालना है। तो x बराबर 8 का घनमूल कितना आता है, 2 आता है। देखिए घनमूल में 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, तो इसमें 3 3 का पेयर बनता है, तो एक पेयर बना तो 2 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। इसलिए त्रिज्या, अब जो हमारी जो त्रिज्या है, शंकु की जो त्रिज्या है, वो हमने कितनी ली थी, हमने क्वेश्चन में लिया था कि 3x, जो हमने शुरू में यहाँ पर ली है। देखिए त्रिज्या 3x ली है और ऊंचाई हमने ली है 4x। तो हमें त्रिज्या यहाँ पर ज्ञात करनी है 3x, तो 3 गुणा x का मान 2 आ गया, तो ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। और तथा ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई है वो बराबर हमने ली है 4x, तो 4 गुणा 2 बराबर हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। कभी कभी क्वेश्चन में इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर तिर्यक ऊंचाई पूछता है शंकु की, तो L बराबर होती है, वो L बराबर होती है √h का वर्ग प्लस r का वर्ग। तिर्यक ऊंचाई पूछता है तो आप इस तरीक़ा से उसे भी निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ हमें पूछा नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई ही ज्ञात की हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है बच्चों कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 अंश हैं।
तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के लिए यहाँ इसका एक डायग्राम हमने बना लिया है। देखिए, हमने मान लिया कि BC एक 60 मीटर ऊंचा भवन है और AD एक H मीटर ऊंची मीनार है। ये इस प्रकार है कि भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष और इसके आधार के जो अवनमन कोण है, इसके लिए आपको ये क्षैतिज रेखा ऊपर दिखानी पड़ेगी 30 और 60 अंश से अवनमन कोण। अब यहाँ पर एक बात आती है कि मीनार ऊंची है, भवन है, ये कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो क्वेश्चन में देखो लिखा है 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, यानी भवन के शीर्ष से मीनार के जो शीर्ष और आधार के अवनमन कोण है, क्योंकि जो बड़ा होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ ही अवनमन कोण बनता है, नीचे से जब ऊपर होता है तो होता है उन्नयन कोण। तो इस तरीक़ा से हम इसकी डायग्राम की लैंग्वेज भी लिख लेंगे। तो इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन के लिए लैंग्वेज भी लिख लेना। लैंग्वेज से क्या होता है कि एग्जामिनर पर हमारा अच्छा प्रभाव रहता है। तो हम अब लेंगे सबसे पहले इसमें देखिए 2 त्रिभुज हैं ABC और दूसरा त्रिभुज है CDE। तो पहले हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ 60 है तो tan 60 अंश, तो tan 60 अंश, तो tan होता है लंब बटे आधार। इस 60 के लिए लंब होगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि BC और आधार होगा AB, यानी कि BC बटा AB, लंब बटे आधार। अब tan 60 का मान होता है √3, तो यहाँ √3 बराबर BC कितना है, देखिए BC पूरा है यहाँ पर 60 मीटर हमें दिया हुआ है और AB हमने यहाँ पर x लिया है। ठीक है, भवन की जो ऊंचाई BC है वो 60 है और ये x हो गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो गया √3x बराबर 60 होगा, या x बराबर x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60 बटा √3। यहाँ रूट को हटाने के लिए हर का परिमेयकरण कर देंगे, यानी कि √3 से अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। अब देखिए ऊपर तो हो जाएगा 60 √3 और नीचे जब रूट में रूट से गुणा की जाएगी तो रूट हट जाएगा, केवल 3 आ जाएगा, या x बराबर 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार 20 बार हो जाएगा, तो ये आएगा 20 √3। तो ये हमारे पास हो गया x का मान। अब हमारे पास जो दूसरा त्रिभुज है इसमें लेंगे पुनः समकोण त्रिभुज CDE में। तो जो हम समकोण त्रिभुज CDE में लेंगे तो यहाँ 30 अंश है, तो tan 30 यानी tan के लिए होगा लंब बटे आधार, तो लंब होगा CE जो कि 60 - h हो गया, और आधार DE जो होगा ये AB के बराबर ही होगा, x के बराबर, तो वो हम यहाँ पर ही लिख देंगे। देखिए tan 30 अंश लंब बटे यानी CE बटे आधार हो गया DE। अब tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर, अब CE का मान कितना है, अभी हमने देखा है 60 - h है, और जो DE है वो AB के ही बराबर है, यानी कि x के ही समान है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर दोबारा से आप। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x इक्वल टू √3 किस में करेंगे तो √3 60 - h, इसको ऐसे ही रख देंगे। अब x का जो मान है हमें समीकरण 1 में कितना है 20 √3, तो इस x के मान को यहाँ पर रख दीजिए आप x के स्थान पर, तो x बराबर 20 √3 रखने पर, तो यहाँ पर रख देंगे x का मान 20 √3 बराबर √3 60 - h। √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास बचेगा 20 बराबर 60 - h। ठीक है, अब h को आप इधर ले आइए, h माइनस का है तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, h बराबर 60 - ये 20 प्लस के हैं माइनस के हो जाएंगे, तो h बराबर कितना बचेगा 40। और h हमने क्या माना था, h हमने मानी है मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी 40 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई यहाँ पर 40 मीटर हो गई। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन की तैयारी भी आप अच्छी प्रकार से ज़रूर कर लेना।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि cos b प्लस सी बराबर माइनस cos a। देखिए यहाँ पर जो ए बी सी हैं वो एक त्रिभुज के अंतःकोण हैं, क्योंकि ए बी तथा सी त्रिभुज के अंतःकोण हैं, त्रिभुज के अंतःकोण हैं, और अंतःकोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा कितना, 180 अंश हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब देखिए b प्लस सी धर दिया है, तो b प्लस सी को आप यहीं रखिए, b प्लस सी बराबर a को इधर ले जाइए, 180 अंश माइनस a। अब यहाँ पर देखिए कॉस आया हुआ है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कॉस लेने पर, तो इस बाएं पक्ष में भी कॉस ले ली, कॉस बी प्लस सी बराबर यहाँ भी कॉस ले लेंगे, कॉस 180 माइनस ए। ठीक है, यहाँ जो भी हो आपको वही लेना, बी प्लस सी इधर है तो आपको बी प्लस सी ही रखना है। अब यहाँ कॉस है तो दोनों तरफ हमने कॉस ले लिया। अब क्या हो गया, या कॉस ये ऐसे ही रहेगा, अब कॉस बी प्लस सी बराबर, अब कॉस 180 अंश माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है माइनस कॉस थीटा। अब थीटा यहाँ पर ए है तो माइनस कॉस ए, तो यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। और यहाँ पर जो सूत्र हमारा आया है उसको हम लिख दे, कौन सा आया है कि कॉस 180 अंश माइनस थीटा बराबर होगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य पद विचलन विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल है, यहाँ और नीचे इनकी ये बारंबारताएं दी हुई हैं। हमें अगर विधि का नाम दिया है तो बच्चों हमें फिर उस विधि से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है जिस विधि से पूछा है। विधि का नाम नहीं है तो आप किसी विधि से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दिए हुए क्वेश्चन को हम बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे, और वर्ग अंतराल का पहले हमें निकालना है मध्यमान। जब हम समांतर बाध्य निकालते हैं तो सबसे पहले हमें मध्यमान निकालना पड़ेगा। मध्यमान कैसे निकालते हैं, देखिए निम्न सीमा और उच्च सीमा के योगफल का आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 500 और 520 हो गए 1020, तो आधा हो जाएगा 510। ठीक है, अब सभी वर्गों के बीच में 20 का अंतर है, केवल आप 20-20 जोड़ते चले जाइए यहाँ पर, तो आसानी से निकल जाएगा। 530 हो गया, 530 और 20 550 हो जाएगा, यहाँ पर 570 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 590। ठीक है, आसानी से आ गया ना। निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर उसका आधा कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर जो हम इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, पग विचलन विधि का, या आप लघु विधि का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर एक कल्पित माध्य मानना है, यानी ए, तो बीच वाली संख्या लेनी है, तो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ 550 यहाँ बिल्कुल बीच में है, तो ये हो जाएगा आपका कल्पित माध्य। तो यहाँ आप लिखेंगे माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य ए बराबर, क्योंकि हमने इसको कल्पना की है इसलिए इसको कल्पित माध्य कहा जाता है। ए का मतलब है एज्यूम्ड मीन। अब यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा विचलन, यानी कि डी। अगला कॉलम होगा विचलन, डी बराबर होगा x माइनस ए। ये हमारा x हो गया, इसमें से इसको माइनस करते चले जाएंगे। कैसे होगा, बहुत आसान है। देखिए 550 में पहले से लिख दीजिए, 0 आ जाएगा। अब 20 का अंतर है तो 20 यहाँ हो जाएंगे, 20 से बढ़ेंगे यहाँ 40 हो जाएंगे, और यहाँ पहले आएंगे देखिए माइनस के 20 आएंगे, यहाँ कर रहे हैं ना हम आपके, तो 20 है तो यहाँ माइनस के 20, और यहाँ हो जाएंगे माइनस के 40। 550 में से घटाइए तो यहाँ 0, 20 का अंतर है, 20 भी बढ़ते जाएंगे, यहाँ 20 ऊपर को कम होते जाएंगे। देखिए 510 में से 550 घटाएंगे तो माइनस के 40, यहाँ 20 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको निकालना है क्या, u बराबर, तो u होगा क्या, d/h। जो हमारे पास d है, ये जो आ गया है, इसमें h क्या हो गया वो भी समझ लीजिए, h बराबर,
वर्गों के बीच में जो अंतर है ना वो होता है h। ठीक है, वो h आ गया। अब d में h का भाग देंगे, d ये है हमारे पास, यानी 20 का भाग देंगे। देखिए -2 हो गया, -1 आ गया, यहाँ 0, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। अब अगला कॉलम जो होगा हमारा क्या होगा, ये हो गया f इंटू यू। ठीक है, यानी f बारंबारता और u हमारा ये हो गया, इसकी गुणा कर देंगे। तो 12 गुणा 2 -24 हो गया, 14 गुणा 1 -14 आ गया, 8 गुणा 0 यहाँ 0 हो जाएगा, 6 गुणा 1 6 हो गया, और 10 गुणा 2 हो जाएगा 20। ठीक है, अब इनका आप योगफल कर लीजिए। यहाँ एफ यू है तो इसका योगफल आएगा सिग्मा एफ यू। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। अब देखिए यहाँ पर प्लस के 20 और 6 26 हो गए प्लस वाले, और माइनस के कितने हैं, क्योंकि कुछ माइनस हैं कुछ प्लस हैं, तो 24 और 14 ये हो जाएंगे माइनस के यहाँ पर 38। ठीक है, तो बचेगा कितना, तो यहाँ बचेगा माइनस यहाँ 12, तो माइनस के 12 बच जाएंगे। अब आपको इसका बारंबारता योगफल निकालना है, तो ये बारंबारता यहाँ हो जाएगा सिग्मा एफ, तो इनका योगफल हो गया यहाँ पर 50। ठीक है, तो ये काम हमने कर लिया। अब हमें समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य का सूत्र लगा दीजिए। समांतर माध्य पगवत विचलन विधि के लिए आता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, इस विधि के लिए आपको यह लगाना है, कौन सी, पग विचलन विधि या लघुत्तर विधि के लिए। अब a कितना है हमारे पास, हमने 550 रू में लिया है, प्लस सिग्मा एफ यू कितना आया -12 बटे सिग्मा एफ यानी कि 50, और गुणा एच हमारे पास है 20। ठीक है, 10 से 2 बार हो जाएगा, 10 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, तो यहाँ 550, ये माइनस में 12 दूनी 24, तो माइनस के 24 बटे 5 बराबर, तो 550 माइनस 5 का भाग दे देंगे, 5 चौक 20, ये माइनस ही है, 5 चौक 20 .5 अट्ठे 40, तो 4.8 इसमें से यहाँ माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 545.2। ठीक है, 10 में से 8 गए 2 बचे, यहाँ पर 49 4 गए 45, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपकी लघुत्तर विधि है, या इसको पग विचलन विधि कहा जाता है। ये अगर पूछी जाएगी तो आपको इसी विधि से ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में बच्चों हमने 5 क्वेश्चनों को रखा था। अगर ये वीडियो आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है, तो ज़रूर हमें बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगली ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।